जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अतीक रियाज है जी। और मैंने 19 ईयर्स टीचिंग की है। और F9, F5 और CA में भी कॉस्टिंग पढ़ाता रहा हूँ। और आज हम स्टार्ट करेंगे जी। मैं ये रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ F9 के लिए। और F9 जो है पेपर, वो है जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो पहले हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है, तो पेपर पैटर्न क्या है बेटा इसका। सबसे पहले आपको आएंगे 15 MCQs। और जो 15 MCQs होंगे वो होंगे 2 मार्क्स ईच। तो 2 मार्क्स ईच। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 30 मार्क्स हो गए। ठीक है जी बच्चों। आ, फिर आएंगे 3 OT क्वेश्चंस, 10 मार्क्स ईच। इसके भी हो गए 30 मार्क्स। ठीक है बच्चों। और दो आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, CR क्वेश्चन इसको बोलते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स ईच। 20 मार्क्स ईच। तो ये हो गए 40 मार्क्स। बच्चों ये टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। अब स्टोरी क्या है? और ऑब्वियसली आपको पता है 50% वाला पास होता है। अब ये जो 15 MCQs हैं, MCQs और OTs बेटा सेम चीज है। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है कि जो MCQ होता है ना, हर MCQ का डाटा अपना होता है। ठीक है, मतलब एक डाटा दिया होगा, नीचे एक रिक्वायरमेंट होगी, आपने सॉल्व करनी होगी 2 मार्क्स की। वो मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है और वो ब्लैंक भी हो सकती है। ठीक है। और जो OT क्वेश्चन होता है ना, एक उसमें क्या होता है कि डाटा होगा और नीचे 5 रिक्वायरमेंट्स होंगी 2-2 मार्क्स की। ठीक है। तो 10 मार्क्स हो जाएंगे एक क्वेश्चन के। अब MCQ में हर MCQ का अपना डाटा। और OT में क्या होता है, कंबाइंड डाटा होता है, नीचे 5 MCQs होते हैं। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ ये 60 मार्क्स सॉर्ट ऑफ किसके हैं? MCQs के ही हैं। और दो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये आपको क्या करना पड़ेगा? जो इसकी कैलकुलेशन होगी वो एक्सेल पे सॉल्व करनी पड़ेगी। और जो डिस्कशन होगी वो वर्ड पर आपको टाइप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस एक्सेल पे कराऊंगा, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है बच्चों। तो ये तो है जी पेपर पैटर्न। अब आप लोगों ने खुद फिजिकली कुछ बाय नहीं करना। ठीक है, आपको जो नोट्स होंगे, क्वेश्चन बैंक होगा, वो आपको आ जाएगा। क्वेश्चन बैंक आपको PDF फाइल आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी क्वेश्चन बैंक की। ठीक है, क्वेश्चन बैंक की आपको PDF आ जाएगी, वो आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी। और जब हम वो क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो वो आपके पास होंगे, आप देखते जाइएगा, मेरे पास भी होंगे। और उससे हम क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। ठीक है। और जो बुक है, बुक आपने बुक भी आपने कोई बाय नहीं करनी। बुक आपको जो कैप्लन की है, कैप्लन की जो बुक है, वो आपको PDF में मिल जाएगी, वो भी व्हाट्सएप हो जाएगी आपको। ठीक है, तो बुक आपने कैप्लन की रीड करनी है आप लोगों ने, और खुद रीड करनी है। और जो प्रॉब्लम होगी ऑब्वियसली वो हम करेंगे। अब बच्चों ये लेक्चर तो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी। और इसके अलावा फिर हमारा एक, जब भी आप वो बाय करेंगे, जिसने भी ऑब्वियसली जो सुन रहा होगा उसने बाय किया होगा, तो हम क्या करेंगे, वीक में एक दफ़ा एक क्लास भी रखा करेंगे, जिसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी वो हम डिस्कस किया करेंगे। उसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा हमारा। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपके जो इश्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपने वो ग्रुप में पूछेंगे, उसका मैं आंसर करूंगा। लेकिन आंसर ऑब्वियसली मैं 24/7 तो अवेलेबल नहीं होऊंगा। तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन करें, तो मैं ऑब्वियसली कोई हो सकता है दुबई में बैठा हो, कोई पाकिस्तान में बैठा हो, कोई US में बैठा हो, कोई UK में बैठा हो। टाइमिंग डिफरेंस भी होती है। तो आपको कोई 10 से 12 घंटे में, हो सकता है मैं सोया हूँ यहाँ पर, आपका वो आप पढ़ रहे हो, मैं सोया हूँ, तो हो सकता है मैं 8 घंटे सोया हूँ। तो आपको 10 से 12 घंटे में उसका आंसर भी आ जाए करेगा व्हाट्सएप में, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। हो सकता है फौरन ना हो, हाँ हो सकता है फौरन भी हो जाए कि आपका क्वेश्चन आया, मैं जागा हूँ, फ्री हूँ, मैंने आपका रिप्लाई कर दिया। लेकिन रिप्लाई आपको व्हाट्सएप पे आ जाया करेगा। लेकिन हो सकता है कि 10 से 12 घंटे भी उसमें लग जाएं। ठीक है बच्चों। तो ये तो है जी पेपर का पैटर्न है। और ये क्वेश्चन बैंक आपको PDF में आ जाएगा, और साथ कैप्टन की बुक आ जाएगी। हाँ, जो क्वेश्चन बैंक आएगा उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस जो मैंने करवाने होंगे, वो अलग से आपको मैं सेंड कर दिया करूंगा। ठीक है बच्चों जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं F9
फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो होपफुली जो F9 पढ़े हैं, इससे पहले उन्होंने कई लोगों ने F5 भी पढ़ा होगा, तो F5 से ही कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी है F9 पढ़ना भी और पास करना भी, ठीक है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टार्ट करते हैं जी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करना क्या होता है बच्चों, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने फंड्स को मैनेज करना होता है, ठीक है। तो फंड्स को मैनेज करता करता कौन है बच्चों? फंड्स को मैनेज करता है आपका फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। और बहुत सारे लोग जो एसीसी कर रहे हैं, अपना पढ़ रहे हैं, तो उनको होता है यार हमने फाइनेंस मैनेजर बनना। हाँ, तो जब आप फाइनेंस मैनेजर बन जाएंगे किसी दिन, तो फाइनेंस मैनेजर ने करना क्या होता है बच्चों, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डिसीजंस कौन से करने होते हैं इसने? तो बेटा जो फाइनेंस फाइनेंस मैनेजर होता है ना, इसने तीन तरह के डिसीजंस करने होते हैं। एक होते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजंस, इन्वेस्टिंग डिसीजंस, ठीक है। दूसरे होते हैं बच्चों फाइनेंसिंग डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस। और थर्ड होते हैं डिविडेंड डिसीजंस, डिविडेंड कितना देना है, ठीक है बच्चों। तो ये तीन तरह के डिसीजंस करने होते हैं फाइनेंस मैनेजर ने, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजंस की। तो इन्वेस्टिंग डिसीजंस दो तरह के होते हैं बेटा, एक होते हैं शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, और दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग डिसीजंस जो शॉर्ट टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजंस क्या होते हैं बच्चों? वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल ये आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सीन होता है। कि वर्किंग कैपिटल आपको पता है ना, डे टू डे इन्वेस्टमेंट के लिए जो फंड्स चाहिए होते हैं, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए जो फंड्स चाहिए होते हैं, वो वर्किंग कैपिटल होता है। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म डिसीजन होता है, और ये आपका एक चैप्टर है, ठीक है। ये आपका एक चैप्टर है जो हमने पढ़ना है F9 में। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजंस भी होते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजंस क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी बच्चों आप लोगों का क्या है, एक चैप्टर है पूरा, टॉपिक है पूरा, सही है जी। इसी तरह फाइनेंसिंग डिसीजंस भी दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस करना होता है, और फिर लॉन्ग टर्म। अब देखो बच्चों, जो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, क्या है लॉजिकल चीज, क्या है कि जो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपको करनी है, तो उसके लिए फंड्स भी कहां से रेज करने चाहिए? शॉर्ट टर्म से। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, उसको फंड्स भी रेज कहां से करने चाहिए? लॉन्ग टर्म से फंड रेज करने चाहिए, ऐसा ही। तो बेटा अब फाइनेंसिंग डिसीजंस, तो फाइनेंसिंग डिसीजंस हमने देखना है कि वो शॉर्ट टर्म हमें फंड चाहिए या लॉन्ग टर्म चाहिए, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंगली फंड रेज करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में और डेट आ जाता है आपका, शॉर्ट टर्म डेट आ जाते हैं बहुत, शॉर्ट टर्म बैंक लोन आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट है, पेबल्स हैं। लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म डेट है आपका, हाँ, डिबेंचर्स डिबेंचर्स जो आपने पढ़े हुए हैं। फिर उसके बाद इक्विटी है आपकी, आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म होते हैं। अब बच्चों ये होते हैं हमारे, ये हमारा क्या है कि फाइनेंस कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हैं, कौन कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म कौन से हैं, लॉन्ग टर्म्स कौन से हैं। तो ये एक टॉपिक होता है, इसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कि हमारे पास फाइनेंस के सोर्सेज के हैं, ये भी एक आपका चैप्टर है पूरा, ठीक है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो ये हम देखेंगे कि हमारे सोर्सेज के हैं फाइनेंस के। उसके बाद बच्चों, अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस तो पता चल गया कि कहाँ कहाँ से हम फंड रेज कर सकते हैं, लेकिन कहाँ से फंड रेज करने चाहिए हमें? तो बेटा जो हम वहां से फंड रेज करेंगे, देखो जब भी आप फंड रेज करते हो ना, उसकी कोई कॉस्ट होती है, ऐसा ही है। मतलब डेट रेज करते हो तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इक्विटी रेज करते हो तो डिविडेंड पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट होती है। तो बेटा हमें फंड कहाँ से रेज करने हैं, जिसकी क्या होगी, जिसकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जो चीप होगा वो रेज करना चाहिए। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे बच्चों इसी में ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जो हम कैपिटल रेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो जो हम फंड रेज कर रहे हैं उसकी हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि लेट्स हम फंड रेज कर रहे हैं 10% पर, तो ये 10% हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जहां बाद में जाके हमने जब इन्वेस्ट करना है, तो फिर इन्वेस्ट हम उसी प्रोजेक्ट में करेंगे जिसका रिटर्न हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसी में इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, उससे कम में तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या करना होता है बच्चों, आप कहाँ कहाँ से फंड रेज कर सकते हैं? डेट से कर सकते हैं, इक्विटी से कर सकते हैं, और प्रेफरेंस शेयर से कर सकते हैं, सही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट भी कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी कैलकुलेट करते हैं। तीनों कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। और देखो कोई भी कंपनी ना फॉर्म हो ही नहीं सकती
विदाउट एक्विटी। एक्विटी तो होगी होगी तो फिर ही कंपनी होगी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विटी तो आपको हर दफा ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और फिर बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं, मोर देन 90% कंपनीज ऐसी होती हैं जो 100% इक्विटी पे नहीं चल रही होती हैं, कुछ डेट भी रेज करती हैं, तो फिर कॉस्ट ऑफ डेट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और अगर किसी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए हुए हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी इशू करनी पड़ेगी। तो अगर इक्विटी के साथ डेट भी किया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स भी किया हुआ है, तो तीनों जगह से फंड रेज किए हुए हैं, तो तीनों की क्या करनी पड़ेगी, हमें एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सही है जी। फिर उसी में, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या करना है, इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद एक और हम इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। देखो, हम किसी कंपनी की इक्विटी बाय भी तो कर सकते हैं, ठीक है, किसी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट भी तो कर सकते हैं, किसी कंपनी का डेट भी तो बाय कर सकते हैं, जैसे किसी कंपनी के डिबेंचर्स बाय कर लिए, या किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स भी तो बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा हम मुंह उठा के तो किसी कंपनी की इक्विटी बाय नहीं कर लेंगे, किसी कंपनी का डेट बाय नहीं कर लेंगे, किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर बाय नहीं कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई वो हमें ऑफर कितने में कर रहा है, मतलब मार्केट से अगर हमने बाय करना है तो मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, और हमारे अकॉर्डिंगली उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। तो उसमें हम फिर कैलकुलेट क्या करते हैं, बिजनेस वैल्यूएशन। उसकी हम क्या करते हैं, बिजनेस वैल्यूएशन, जो हमारा एक टॉपिक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी टॉपिक है, बिजनेस वैल्यूएशन भी टॉपिक है। बिजनेस वैल्यूएशन में क्या करते हैं कि हम इक्विटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इसमें, कि हमारे अकॉर्डिंगली किसी कंपनी में जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसकी इक्विटी बाय करना चाह रहे हैं, तो उसकी इक्विटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंगली। फिर देखेंगे मार्केट में कितने का चल रहा है वो शेयर, और फिर देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमें बाय करना है कि नहीं करना। इसी तरह डेट बाय करना है किसी कंपनी का, डिबेंचर्स बाय करने हैं किसी कंपनी के, तो हमने देखना पड़ेगा कि हमारे अकॉर्डिंगली उस डिबेंचर की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए। लेट से हमारे अकॉर्डिंगली 80 रुपये का डिबेंचर होना चाहिए, और मार्केट में अगर ट्रेड कर रहा है 80 रुपये से ज्यादा पर, तो फिर हम बाय नहीं करेंगे, और अगर 80 रुपीज से कम पे चल रहा है तो फिर हम बाय कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स। तो बिजनेस वैल्यूएशन भी टॉपिक है हमारा। तो बेटा ठीक है, उसके बाद अब जब आप इन्वेस्ट करते हो या फाइनेंस करते हो, तो जरूरी थोड़ी है अपने मुल्क में ही कर रहे हो, किसी और मुल्क में भी तो कर सकते हैं। तो जब किसी और मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी। हाँ, मैं पाकिस्तान में बैठ के यूएस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा ही है। फिर डॉलर्स को जब मैं कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा, तो क्या करूंगा, वो तो पेरेंट कंपनी में बनानी है, और पेरेंट कंपनी हमारी लेट से पाकिस्तान में अज्यूम कर लें, तो फिर हमें सारे डॉलर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, पाक रुपीज में। तो करेंसी तो एक्सचेंज होगी, तो जहां पे करेंसी आ जाएगी तो वहां पे क्या आ जाएगा, फिर रिस्क मैनेजमेंट क्या आ जाएगा, वो दोनों में आता है, फाइनेंसिंग में भी आता है, और फाइनेंस भी आप रेस किसी फॉरेन कंट्री से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा क्या बच्चों, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट भी करनी है। अब रिस्क मैनेजमेंट में ना, रिस्क मैनेजमेंट भी, ये भी टॉपिक है हमारा, और ये वाहिद ऐसा टॉपिक है जिसमें से सीआर नहीं आ सकता। इसमें से आएगा तो ओटी या एमसीक्यूज ही आते हैं। ठीक है, बाकी किसी भी एरिया में से, जो अभी तक हमने बात की ये 5 एरियाज, इन पांचों एरियाज में से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, सीआर क्वेश्चन, वो 20 मार्क्स वाला। लेकिन जो रिस्क मैनेजमेंट है, ये एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली कह दिया हुआ है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, ओटी केस आ सकता है 10 मार्क्स का, या कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट भी बेटा दो तरह की होती है। एक होती है आपकी जो होती है करेंसी की, हाँ, मतलब करेंसी एक्सचेंज करानी है, और दूसरी होती है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए या कम ना हो जाए, तो उसकी भी रिस्क मैनेजमेंट करनी होती है, वो देखेंगे। तो बेटा ये 6 टॉपिक्स हैं, 6 एरियाज हैं आपके, जो F9 में हमने कवर करने हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे 6 एरियाज हो गए, तो यहाँ ये कहाँ पे बच गया, डिविडेंड। तो डिविडेंड डिसीजंस भी करने होते हैं आपने, और डिविडेंड डिसीजन जो है वो आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वाले चैप्टर में ही ना दिया हुआ है F9 में। ठीक है बच्चों, लेकिन डिविडेंड डिसीजंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है फाइनेंस मैनेजर के लिए। उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है कंपनी की शेयर प्राइस पर। ठीक है, कि डिविडेंड आपने ज्यादा देना है या कम देना है। डिविडेंड तो पता ना, जो प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से कुछ अमाउंट एज अ डिविडेंड दी जाती है, और बाकी रिटेन अर्निंग्स में अमाउंट चली जाती है। अब डिविडेंड आपने कम देना है ज्यादा देना है, इस पर भी हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है बच्चों, तो ये है जी फाइनेंस मैनेजर, जो 3 डिसीजंस लेता है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजंस। और उसमें हमने बात कर ली, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से क्या क्या वो करता है। और ये 6 एरियाज हैं जो हमने कवर करने हैं अपने F9 में। ठीक हो गया बच्चों, तो ये F9 में हम कवर करेंगे। यहां तक
कोई क्वेश्चन हुआ तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों जी, यहां तक क्लियर होगी बात? चलें जी। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब ये ऑर्डर तो मैं वैसे लिख दिया 1 2 3 4 5 करके। अब हमने जो स्टार्ट करना है F9 पढ़ना, वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से। और बच्चों ये सबसे लेंथी एरिया है, ये 6 एरियाज में से सबसे लेंथी है। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पर जितना टाइम लगेगा ना, वो हमारे टोटल सिलेबस का राउंड कोई 30% टाइम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे ही लगेगा। ठीक है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट 4 5 लेक्चर्स यहाँ पे, तो हम बात करें आवर्स की बात करें तो 10 1 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, 8 से 10 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी। ये 10 से 12 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी। ये भी 8 से 10 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी। 8 से 10 घंटे, 8 से 10 घंटे, और इस तरह ही चलता रहेगा ये। ठीक है बच्चा, तो ये है जी स्टोरी। और बाकी देखते हैं। स्टार्ट करेंगे बच्चों हम कहाँ से? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से। अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ेंगे जो यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ने से पहले ये हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। ठीक है, नजर आ रहा होगा आप लोगों को? कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। देखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या होती है बच्चों? कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, या इसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। देखो बच्चों, जब भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मुंह उठा के तो नहीं कर देंगे। ठीक है, किसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेटा हमारे लॉस के चांसेस क्या हो जाएंगे? मिनिमाइज। देखो लॉस फिर भी हो सकता है, कोई आप बिजनेस करोगे तो लॉस तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन लॉस के चांसेस क्या हो जाएंगे बच्चों? मिनिमाइज हो जाएंगे। तो जब भी आपने कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग प्रोसेस या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो लॉस के चांसेस क्या हो जाएंगे? मिनिमाइज हो जाएंगे। लॉस फिर भी हो सकता है, बिजनेस है, बिजनेस में तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रोसेस को जब आप फॉलो करेंगे तो आपके लॉस के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। अब ये जो कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस है, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, ये 2 दफा एग्जाम में टेस्ट भी हो चुका हुआ है। ठीक है, एक दफा 7 मार्क्स के लिए, एक दफा 6 मार्क्स के लिए टेस्ट भी हो चुका हुआ है, तो ये एग्जाम में आ भी सकता है। सही है। अब आपने बच्चों ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस के टोटल 7 स्टेप्स हैं। टोटल 7 स्टेप्स हैं ये जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले क्या बच्चों? ओरिजिनेशन ऑफ आइडियाज। सबसे पहले है जी बच्चों ओरिजिनेशन ऑफ आइडियाज। सबसे पहले कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे पहले क्या होगा? आइडिया ओरिजिनेट होता है। अब आइडिया ओरिजिनेट कहां से होगा बच्चों? तो आइडिया तो कहीं से भी आ सकता है। मतलब जब आप घर बैठे होते हैं तो आइडिया कभी नानाबू भी दे, दादाबू भी दे देते हैं, अब्बू भी दे देते हैं, अम्मा भी दे देती हैं, और छोटा भाई भी दे देता है, कभी कभी ऐसा ही होता है ना। तो इसी तरह आइडियाज ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ओरिजिनेट होते हैं, किस लेवल से ओरिजिनेट होते हैं? तो बेटा वो किसी भी लेवल से आ सकते हैं। वो टॉप लेवल से भी आ सकते हैं, वो मिडिल लेवल से भी आ सकते हैं, वो लो लेवल से भी आ सकते हैं। लेकिन जनरली जनरली कहां से आइडियाज ओरिजिनेट होते हैं? R&D डिपार्टमेंट से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। ठीक है जी, आइडियाज ओरिजिनेट हो गए। लेट से हम अभी हैं, हम बात कर लेते हैं, हम अभी हैं किसी एक कॉलेज में हैं हम। ठीक है, अभी हमारा एक कॉलेज है कोई। ठीक है जी, तो हम एजुकेशन बिजनेस में हैं। ये अभी हमारा करंट बिजनेस है। अब आइडियाज जो ओरिजिनेट हुए, वो आइडियाज ओरिजिनेट हुए बच्चों, एक हुआ, और अभी हम क्या करवा रहे हैं? लेट से उस कॉलेज में ACC करवा रहे हैं। ठीक है जी, तो ACC ये हम करवा रहे हैं, हमारा हम एजुकेशन बिजनेस में, और उसमें भी स्पेसिफिकली हम ACC करवा रहे हैं। ठीक है, अब जो आइडियाज ओरिजिनेट हुए, लेट से 3 आइडियाज ओरिजिनेट हुए। एक क्या हुआ जी कि हमें क्या कर लेना चाहिए? हमें साथ A लेवल्स O लेवल्स भी स्टार्ट कर लेना चाहिए। एक आइडिया आया कि हमें MBA लॉन्च करना चाहिए। ठीक है, MBA एग्जैक्टिव, वो जो जॉब शॉप्स कर रहे होते हैं, उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को, अपना क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करना होता है, तो वो क्या करें? आफ्टर 6 o'clock हम 6 to 9 MBA एग्जैक्टिव स्टार्ट करवा लें। एक आइडिया ये आ गया, और एक आ गया कि हमें रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, 3 आइडियाज आ गए कि अभी हम ACC करवा रहे हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस ACC पढ़ाने का है हमारा एजुकेशन बिजनेस में। एक आइडिया आ गया कि O लेवल्स भी स्टार्ट करना चाहिए, एक आ गया MBA एग्जेक्टिव कराना चाहिए, एक आ गया रेस्टोरेंट का बिजनेस करना चाहिए। ये 3 आइडियाज ओरिजिनेट हो गए। अब ये आइडियाज ओरिजिनेट हो गए तो उसका करना क्या है? तो स्टेप 2 क्या है? इनिशियल स्क्रीनिंग। अब उसकी इनिशियल स्क्रीनिंग करनी है। अब इनिशियल स्क्रीनिंग में क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है उसमें कि देखना है प्रोजेक्ट्स विल बी इन लाइन विद स्ट्रेटेजी।
कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है, वो जो आइडियाज ओरिजिनेट हुए हैं, आइडियाज क्या होंगे, प्रोजेक्ट्स ही होंगे, तो वो हमारी स्ट्रेटजी के इन लाइन है या नहीं है। अब स्ट्रेटजी के इन लाइन क्या है, स्ट्रेटजी तो कुछ भी हो सकती है आपकी। लेट से हम एजुकेशन बिजनेस में हैं और हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि हमने जब भी ग्रो करना है, तो हमने हमारी एक्सपर्टीज ही एजुकेशन बिजनेस में है, तो हमने जब भी ग्रो करना है हमने एजुकेशन बिजनेस में रहना है, एजुकेशन बिजनेस से इधर उधर नहीं होना, हमने कोई डाइवर्सिफाई नहीं करना, हमने किसी और बिजनेस में नहीं जाना क्योंकि हमारी वो एक्सपर्टीज नहीं है। लेट से ये हमारी स्ट्रेटजी है। हाँ, किसी की स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है कि यार अभी एक बिजनेस में कर रहे हैं, तो अब हम कोई नया बिजनेस करेंगे तो किसी और फील्ड में जाके करेंगे, ठीक है, ताकि डाइवर्सिफाई करें। तो हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी क्या है कि हम एजुकेशन बिजनेस में उसी में एक्सपर्टीज है, उसी में ग्रो करना है। तो बेटा तो दो जो पहली आइडियाज थे, एक ए लेवल्स ओ लेवल्स करवाने का और एक एमबीए करवाने का, वो तो हमारे एजुकेशन बिजनेस से रिलेटेड है, वो तो हमारे प्रोजेक्ट के, वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारी स्ट्रेटजी के इन लाइन हैं। लेकिन जो रेस्टोरेंट बिजनेस है वो तो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, तो वो हमारी स्ट्रेटजी के इन लाइन नहीं है, तो वो वाला यहां से क्या हो जाएगा, बिजनेस फारिग। समझ गए बात, वो यहां से फारिग हो गया। अब रह गए दो प्रोजेक्ट्स, ए लेवल्स ओ लेवल्स वाला और एमबीए वाला। तो फिर क्या करेंगे, इनिशियल स्क्रीनिंग में इनिशियल स्क्रीनिंग टूल्स अप्लाई करेंगे। इनिशियल स्क्रीनिंग टूल्स क्या होते हैं बच्चों, एआरआर, जिसको आरओआई और आरओसी भी कहते हैं, और पे बैक। तो ये दो इनिशियल स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं, एआरआर जिसको आरओआई भी कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और एआरआर क्या होता है, काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक ही बात है। और दूसरा क्या होता है बच्चों, पे बैक। ठीक है, ये दो इनिशियल स्क्रीनिंग टूल है, मतलब वो दो दो प्रोजेक्ट्स से, ओ लेवल्स ए लेवल्स और एमबीए, उन दोनों प्रोजेक्ट्स का एआरआर भी कैलकुलेट करेंगे और उसका पे बैक भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और जो इन क्राइटेरियाज को मीट करेगा, एआरआर का क्राइटेरिया ये डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में जाके कि क्राइटेरिया क्या होता है इसका, तो जो एआरआर और पे बैक के क्राइटेरिया को मीट करेगा वो थर्ड स्टेप में चला जाएगा, और वो क्या है, डिटेल्ड एवेल्यूएशन। अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों प्रोजेक्ट्स ने इनिशियल क्राइटेरिया मीट कर लिया, एआरआर का भी क्राइटेरिया मीट कर लिया, पे बैक का भी, तो फिर हम आ जाएंगे डिटेल्ड एवेल्यूएशन में। डिटेल्ड एवेल्यूएशन में तीन चीजें हैं जी, एक है जी एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, जो आपने F2 में भी पढ़ी होगी पहले, नेट प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी आपने F2 में पढ़ा होगा। तीसरा क्या है, डिस्काउंटेड पे बैक। फिर डिटेल्ड वैल्यूएशन टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, माने यानी कि उन दोनों प्रोजेक्ट्स का एनपीवी भी कैलकुलेट करेंगे, आईआरआर भी और डिस्काउंटेड पे बैक भी। और अब फर्क क्या है, ये जो इनिशियल स्क्रीनिंग टूल्स में दो टेक्निक्स थी, एआरआर और पे बैक, और ये जो टेक्निक्स हैं, टोटल टेक्निक्स पांच हैं, ठीक है, दो इनिशियल स्क्रीनिंग टूल्स में और तीन डिटेल एवेल्यूशन में। तो बेटा इनिशियल स्क्रीनिंग जो टूल्स हैं और जो डिटेल एवेल्यूशन टेक्निक्स हैं, ठीक है, इनिशियल स्क्रीनिंग टूल्स दो हैं, एआरआर पे बैक, और डिटेल एवेल्यूशन टेक्निक एनपीवी, आईआरआर और डिस्काउंटेड पे बैक। इन दोनों में फर्क क्या होता है, इनिशियल स्क्रीनिंग टूल्स और डिटेल एवेल्यूशन में जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस होता है बच्चों, वो डिफरेंस होता है किसका, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। किसका डिफरेंस होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है डिस्कस करेंगे, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बस अभी फॉर द टाइम बीइंग आपने यही याद रखना है कि इनिशियल स्क्रीनिंग टूल वाली जो टेक्निक्स होती हैं, एआरआर और पे बैक, और जो डिटेल्ड एवेल्यूशन वाली टेक्निक्स होती हैं, एनपीवी, आईआरआर और डिस्काउंटेड पे बैक, इनमें फर्क क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। जो इनिशियल स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं, एआरआर और पे बैक, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी अकाउंट फॉर नहीं होता। और जो डिटेल्ड एवेल्यूशन टेक्निक्स हैं, एनपीवी, आईआरआर और डिस्काउंटेड पे बैक, इन तीनों में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है, और करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए, वो जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। सही है बच्चों जी। अब डिटेल्ड एवेल्यूशन कर ली, उन दोनों प्रोजेक्ट का हमने एनपीवी भी कैलकुलेट कर ली, आईआरआर भी और डिस्काउंटेड पे बैक भी। अब उसके बाद जो डिटेल्ड एवेल्यूशन टेक्निक्स में हो गए, जो क्राइटेरिया मीट कर लिया, तो आप उसको क्या करना है, प्रूफ करना है। हाँ, आप उसमें देखना है कि किस प्रोजेक्ट को करें, किस प्रोजेक्ट को ना करें। तो बेटा कौन करेगा ये फैसला कि किस प्रोजेक्ट को करना है कि किस को नहीं करना, तो उसकी ऑथराइजेशन देनी है अगले स्टेप में। अब ऑथराइजेशन कौन देगा, कोई भी उठा के मुंह उठा के दे देगा कंपनी में, नहीं। ऑथराइजेशन कौन देगा, ऑथराइजेशन डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो डिपेंड करती है कि साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है या छोटी इन्वेस्टमेंट है, सही है। तो डिपेंड करता है साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। अब वो लिखा हुआ डिविजनल मैनेजर टिल सर्टेन अमाउंट, हाँ, मतलब अगर लेट से हमने कहा हुआ है कि यार $1 मिलियन तक की जो इन्वेस्टमेंट होगी ना, वो जो डिविजनल मैनेजर होगा ना वो कर लेगा, उसके लिए ऑथराइज किया हुआ हमने। लेकिन $1 मिलियन से जो ज्यादा की इन्वेस्टमेंट होगी, वो फिर कौन करेगा, बीओडी, बीओडीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
ठीक है। इसी तरह अब ये कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, $1 मिलियन वेरी करेगी कंपनी टू कंपनी। ठीक है, मेरे लिए तो $1 मिलियन ही बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो $1 मिलियन से बहुत ज्यादा है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी का वॉल्यूम कितना है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, हो सकता है किसी कंपनी के लिए $10 मिलियन भी बहुत ज्यादा ना हो, तो $10 मिलियन का उसने लगाया होगा, $10 मिलियन की डिविजन मैनेजर करेगा, $10 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑथराइज कौन करेगा? डिविजनल मैनेजर। $10 मिलियन से ऊपर कोई और करेगा। सही है जी बच्चों। तो ऑथराइज किसने करना है कि ये प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना, ऑथराइजेशन कौन करेगा, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट पर। एक सर्टेन अमाउंट तक की इन्वेस्टमेंट है तो वो डिविजनल मैनेजर कर लेगा, और एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा की है तो वो कौन करेगा? डिविजनल मैनेजर नहीं करेगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। ऑथराइजेशन होगी जी, ऑथराइज हो गया, अब वो प्रोजेक्ट करना है। लेट्स से वो प्रोजेक्ट की लाइफ थी 5 साल, 5 साल का प्रोजेक्ट था, तो अब उसकी क्या करनी है? इम्प्लीमेंटेशन। अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। ले जी, इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है बेटा? इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है? उसके लिए करते हैं असाइन, असाइन प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके बाद हम प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन करेंगे। अब प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन करेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होता है उस प्रोजेक्ट को एज इट इज इंप्लीमेंट करवाने के लिए, जिस तरह से हमने प्लान किया हुआ था। मतलब ऑब्वियसली हमने जब फिजिबिलिटी बनाई होगी, ये एनपीवी IRR डिस्काउंटेड पे बैक कैलकुलेट किया होगा, तो हमने 5 साल के अगले रेवेन्यूज भी एस्टिमेट किए होंगे, 5 साल की कॉस्ट भी एस्टिमेट की होगी। ऐसा ही है कि हर साल पहले साल कितने रेवेन्यूज होंगे, दूसरे साल कितने, तीसरे साल कितने, चौथे साल कितने, पांचवें साल कितने, कॉस्ट कितनी आएगी, प्रॉफिट्स कितने होंगे या कैश फ्लोज कितने होंगे, जो भी है वो हमने प्लानिंग की होगी ना 5 साल की। तो अब ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर। तो हम असाइन करेंगे उस प्रोजेक्ट को एक मैनेजर जो रिस्पॉन्सिबल होता है उस प्रोजेक्ट को एज इट इज इंप्लीमेंट करवाने के लिए, जिस तरह से हमने प्लान किया हुआ है। ठीक है जी। तो ये इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है बच्चों? ऑन गोइंग मॉनिटरिंग। अब देखो बच्चों, 5 साल का प्रोजेक्ट है, हमने प्रोजेक्ट मैनेजर साइन कर दिया। ठीक है, तो हम अब 5 साल का वेट नहीं करेंगे कि 5 साल गुजरेंगे तो पूछेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर से कि भाई तुमने काम ठीक किया कि नहीं किया, जो तुम्हें जो टारगेट थे वो अचीव हुए कि नहीं हुए। क्यों? उसकी तो नौकरी है। 5 साल बाद अगर टारगेट अचीव ना हुए, हमने एस्टिमेट किया था कि इतना प्रॉफिट होगा, बाद में लॉस हो गई, तो उसका क्या है? उस मैनेजर की तो नौकरी थी, मैक्सिमम नौकरी जाएगी ना उसकी। उसने तो 5 साल की तनख्वाह ले ली हमसे, वो कहीं और जाके नौकरी कर लेगा बाद में। पैसा किसका डूबना है? हमारा। तो हम क्या करेंगे? हम उस मैनेजर पर रिलाय नहीं कर सकते कि छोड़ के बैठ जाए और 5 साल बाद पूछे उससे। तो हम क्या करेंगे? ऑन गोइंग मॉनिटरिंग। ऑन गोइंग मॉनिटरिंग क्या होती है बच्चों? वेरिएंस एनालिसिस सॉर्ट ऑफ। बेसिक बात करें, मतलब हमने पहले साल का भी प्लान किया होगा, दूसरे साल का भी, तीसरे साल का भी, चौथे साल का भी, पांचवें साल का भी। अब पहला साल खत्म हुआ तो पहले साल के बाद देखेंगे, वेरिएंस एनालिसिस कर लेंगे, हाँ, कि पहले साल में रेवेन्यूज कितने प्लान किए गए थे, एक्चुअल कितने आए। पहले साल कॉस्ट कितनी प्लान की गई थी, एक्चुअल कितनी आई। प्रॉफिट कितने आने चाहिए थे, कितने आए। हाँ, ऑन गोइंग मॉनिटरिंग होती है, हर साल देखते जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई वेरिएंसेस आ रहे हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और करेक्टिव मेजर्स लेंगे ताकि अगले साल ना आए। ठीक है जी। तो ऑन गोइंग बेसिस में मॉनिटरिंग करते जाएंगे। और फिर लास्ट में क्या होता है बच्चों? पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट। पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट भी वेरिएंस एनालिसिस ही है, लेकिन किसका? इंटायर प्रोजेक्ट है आफ्टर कंप्लीटिंग। हाँ, अब क्या करेंगे? ऑनगोइंग मॉनिटरिंग में हर साल वेरिएंस एनालिसिस कर रहे थे, 5 साल का प्रोजेक्ट था, तो पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट में क्या करेंगे कि हमने प्लान किया था 5 साल में इतने रेवेन्यूज आएंगे, 5 साल में इतनी कॉस्ट, 5 साल में इतने प्रॉफिट्स, तो आप चेक कर लेंगे आफ्टर 5 ईयर्स कि वो जो टारगेट्स थे वो अचीव हुए कि नहीं हुए। ठीक है, अगर अचीव हो गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अचीव नहीं हुए तो फिर बढ़ जाएंगे हम। ठीक है बच्चों। तो ये है जी एक प्रोसेस जिसको आपने फॉलो करना है। ये 7 स्टेप्स हैं। यहां तक क्लियर है बात? होपफुली क्लियर होगी। ठीक है जी बच्चों। लें जी बच्चों, ये हो गया बच्चों कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें कोई इशू होगी तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। अब बच्चों, हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो टॉपिक था हमारा, इसमें पढ़ना क्या है? इसमें हमने ये 5 टेक्निक्स पढ़नी है: ARR, पे बैक, NPV, IRR और डिस्काउंटेड पे बैक। ये 5 टेक्निक्स पढ़ेंगे हम इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, और हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? ARR से, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, या ROI या ROCE। ठीक है जी बच्चों। लें जी, तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? ARR से, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न से। अब ये जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, ARR है या ROI, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, या ROCE है, ये बच्चों आप लोगों ने पहले F2 में भी पढ़ा होगा, F3 में भी पढ़ा होगा, F5 में भी पढ़ा होगा, F7 में भी पढ़ा होगा कुछ लोगों ने। तो उसमें उसका फॉर्मूला कुछ और होता था। ठीक है, क्योंकि वहां पर हम पढ़ते थे परफॉर्मेंस मेजरमेंट में, परफॉर्मेंस मेजर करते थे। ठीक है, कि
हमारा टारगेट क्या था, या पिछले साल का आरओआई क्या था और इस साल का आरओआई क्या है, ऐसा ही है। तो इस साल का आरओआई क्या है, तो इस साल का वो हम क्या करते थे, इस साल के एंड पे कैलकुलेट करते थे, तो इस साल के एंड का एक्चुअल डाटा यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को एवेल्युएट कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर सारा डाटा कौन सा होगा, एस्टिमेटेड। वहां पर F5 में या F2 में, F5 में या F2 में या F3 में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता था आरओआई का या एआरआर का, वो क्या होता था बच्चों हमारा, पीबीआईटी, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, का दूसरा नाम क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट भी करते थे, और इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी होता था, कैपिटल एम्प्लॉयड भी होता था, याद है, इंटू 100 करते थे कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पर और वो पीबीआईटी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होते थे वो एक्चुअल होते थे, यहाँ पर क्या होंगे, एस्टिमेटेड होंगे, एस्टिमेटेड होंगे। ठीक है, सारा फिगर ही एस्टिमेटेड होगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करने से पहले ये कर रहे हैं, तो सारा डाटा कौन सा होगा, एस्टिमेटेड। फिर एवरेज एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। अब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स या पीबीआईटी है ना, ये क्या होगा, एवरेज होगा। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्ट की लाइफ 1 साल से ज्यादा है, लेट्स से 5 साल की है, तो पहले साल का प्रॉफिट होगा, दूसरे साल का प्रॉफिट होगा, तीसरे साल का होगा, चौथे साल का, पांचवें साल का, सारे एस्टिमेटेड होंगे, उसका क्या करेंगे, एवरेज कर लेंगे। लेट्स से 5 साल की प्रोजेक्ट लाइफ है, तो 5 साल के प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो वो जो आएगा वो क्या आ जाएगा, एस्टिमेटेड डाटा तो है, तो सब कुछ तो एस्टिमेटेड ही होगा ना, तो वो एवरेज भी हो जाएगा, एनुअल भी हो जाएगा, 1 साल का भी हो जाएगा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हो जाएंगे। अगर प्रोजेक्ट लाइफ 10 साल है, तो 10 साल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर देंगे, प्रोजेक्ट लाइफ। ठीक है, तो देखो ये लिखा भी हुआ है, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का क्या है, ऐड इंटायर प्रोजेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल लाइफ। ठीक है, 10 साल का प्रोजेक्ट है, 10 साल के प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 10 कर देंगे। 6 साल का प्रोजेक्ट है, 6 साल के प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 6 कर देंगे। 3 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल के प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स डिवाइड बाय। अब इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं ना, वो भी एस्टिमेटेड तो होगी, वो भी क्या है, एवरेज इन्वेस्टमेंट है। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट किसका लेना है, उसका भी फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो आप इनिशियल इन्वेस्ट कर रहे हो, प्लस करनी है स्क्रैप वैल्यू, माइनस नहीं करनी, प्लस करनी है। ठीक है, डिवाइड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 करना आपने, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक हो गया बच्चों, यहां तक बात समझ आ गई। तो आपने एवरेज इन्वेस्टमेंट किस तरह कैलकुलेट करनी है, देखो फॉर्मूला है एवरेज एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, इंटायर लाइफ के प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल लाइफ। और एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, तो डिवाइड करेंगे और ऑब्वियसली इनटू 100 भी करेंगे, परसेंटेज में आना है इसका आंसर। ठीक है, तो उसके लिए एग्जाम्पल 1 मैं करवाता हूँ आपको, एग्जाम्पल 2 के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, एग्जाम्पल 2 आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन 1 में ये क्वेश्चन खुद से बना लिया, ईयर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, और ईयर 1 की जो प्रॉफिट्स हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं, ये 20 हैं, ईयर 2 के 21 है, फिर ईयर 3 के 22 है, फिर ईयर 4 के 23 है, और इन्वेस्टमेंट 100,000 है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 40,000। अब फाइंड क्या करना है, ए आर आर करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, इंटायर प्रोजेक्ट के प्रॉफिट्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब इंटायर प्रॉफिट्स को ऐड करना है, तो 4 साल के प्रॉफिट्स को कर लें ऐड। अब 4 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, क्या है, 20,000 प्लस 21,000 प्लस 22,000 प्लस 23,000, तो बेटा ये टोटल आ गया 86,000। तो इंटायर लाइफ के प्रॉफिट को ऐड कर लिया, 86,000 आ गया। अब हमें क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। तो एवरेज करना है तो डिवाइड बाय प्रोजेक्ट लाइफ कितनी थी, 4 ईयर्स, तो इसको डिवाइड कर दो 4 से, तो बेटा 1 साल का प्रॉफिट आ जाएगा 21,500। कितना आ जाएगा, 21,500, सॉरी ये नीचे हो गया, तो 21,500 आ गया। लो जी, जहां तक कोई इश्यू है तो पूछ लीजिएगा। डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना आएगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो कितनी है, 100,000 प्लस स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 40,000 डिवाइड बाय 2। तो ये आ गया बच्चों, कितना आ गया, 140 डिवाइड बाय 2, 70,000, यही आ गया इंटू 100, तो 21,500, यही आता है ना बच्चों। 140 डिवाइड बाय 2 किया तो 70 आ गया था। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 21,500
डिवाइड बाय 70,000 इंटू 100, तो बच्चों ये आ जाएगा 30.7% आंसर। 30.7%। तो ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना आ गया? 30.7% आ गया। मतलब कि अगर आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो इसका एनुअल रिटर्न कितना आएगा आपको? 30.7% आएगा। अच्छा, अब 30.7% आ गया, अब क्या करें? प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना? अब ये किस तरह डिसाइड करेंगे? आ गया जी 30.7, अब क्या करूं? प्रोजेक्ट करूं या ना करूं? ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो बेटा, आप इसको, जो 30.7 आ गया ना, अब इसका डिसीजन क्राइटेरिया क्या होता है? डिसीजन क्राइटेरिया भी तो कोई होगा ना। डिसाइड कैसे करें कि प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना? तो डिसीजन क्राइटेरिया क्या होता है बच्चों? इसका होता है एक टारगेटेड ARR, जो आपको क्वेश्चन में बताया होगा। टारगेटेड ARR, कि हमारा टारगेट क्या था? तो टारगेटेड ARR लेट्स से 20%। टारगेट कितना था? 20%, और मिलेगा कितना? 30.7%। तो क्या करना चाहिए? प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ऐसा ही है। और अगर हमारा टारगेटेड ए होता 40%, हमें 40% चाहिए था, और मिल कितना रहा है? मिलेगा कितना? इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो 30.7, तो फिर टारगेट अचीव नहीं होगा, तो फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, कोई भी प्रोजेक्ट का डिसीजन इस पे नहीं करते प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, इस पे करते हैं कि टारगेट प्रॉफिट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। टारगेट प्रॉफिट 20 है, 30.7 मिलेगा, ज्यादा मिलेगा एक्सेप्ट कर लें, और अगर टारगेट 40 है तो कम मिलेगा तो फिर रिजेक्ट कर दें। बात समझ आ गई है? बात क्लियर है? चलें, अब आप लोगों ने क्या करना है बच्चों? ये एग्जाम्पल टू है, ये एग्जाम्पल टू है। क्वेश्चन टू है, ईयर 1 2 3, 3 साल है, 10,000 प्रॉफिट है, 12,000 प्रॉफिट है, 15,000 इन्वेस्टमेंट है, 80,000, और स्क्रैप वैल्यू है 49,000। अब आपने फाइंड करना है ARR। 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट्स है। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करें, और उसके बाद आप खुद सॉल्व करें 2 मिनट में, और उसके बाद फिर मैं करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। जी बच्चों, होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा, आप लोगों को 2 मिनट दिए थे, तो आप लोगों ने कर लिया होगा। देखते हैं 1 मिनट दोबारा इसको। जी बच्चों, तो होपफुली आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। अगर सही हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। लो जी बच्चों, एंटायर लाइफ कितनी थी? 3 इयर्स। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है? इसका ARR कैलकुलेट करना है, सही है। तो ARR कैलकुलेट करना था, तो हम क्या करेंगे अब? 3 इयर्स के प्रॉफिट्स को ऐड कर लें। ठीक है, इंटायर लाइफ के प्रॉफिट्स को ऐड कर लें, तो कितने कितने थे प्रॉफिट्स बच्चों? 10,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000, यही है। तो ये कितना हो गया बच्चों? 10 प्लस 12 प्लस 15, ये हो गया 37,000। तो बच्चों ये जो 37,000 आ गया है, ये तो इंटायर लाइफ के प्रॉफिट्स हैं। अब डिवाइड बाय एवरेज करना है, पर ईयर करना है, तो डिवाइड बाय लाइफ कितनी है? 3 इयर्स, तो डिवाइड बाय 3 कर लो। तो डिवाइड बाय 3 किया तो कितना आ गया? ये आ गया जी, ये आ गया 1233.33, हाँ, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट किस तरह कैलकुलेट करते हैं बच्चों? इनिशियल इन्वेस्टमेंट 80,000 प्लस स्क्रैप वैल्यू 49,000 डिवाइड बाय 2। तो बेटा इसको कर लो आप। तो 80,000 प्लस 49,000, ये हो गया 129,000, डिवाइड बाय 2 कर लो, तो ये हो गया 64,500। ऐसा ही है, इंटू 100 करना है। तो अब बच्चों कर लो, देख लो आंसर कितना आया। 1233.33 डिवाइडेड बाय 64,500, ऐसा ही है। तो ये इंटू 100 कर लें तो कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 1.91% आ गया। ये हमारा ARR आ गया। समझ आ गई बात बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? तो बच्चों, फॉर्मूला तो यही है, प्रॉफिट्स डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट्स भी एवरेज और इन्वेस्टमेंट भी एवरेज, ठीक है। हाँ, अब इसमें वो कर क्या सकता है, वो ट्रिक क्या खेल सकता है आपके साथ, कि हमें ARR के फॉर्मूले में क्या चाहिए होते हैं? प्रॉफिट्स, और डिवाइड किससे करना होता है? इन्वेस्टमेंट से, ऐसा ही है। और ऑब्वियसली एवरेज है, दोनों एवरेज हैं, ये भी एवरेज है और ये भी एवरेज है। तो प्रॉफिट चाहिए होते हैं, तो कर क्या सकता है वो? अगली एग्जांपल में देखते हैं। अगली एग्जांपल में वो देखो क्या दिए हुए हैं। प्रोजेक्ट लाइफ है ईयर 1 2 3, 20 25 40, इन्वेस्टमेंट 40,000 है, 10,000 है, लेकिन ये प्रॉफिट्स नहीं है। ये क्या दिए हुए हैं? कैश फ्लोज। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो प्रॉफिट चाहिए। तो बेटा प्रॉफिट चाहिए,
अभी कैश फ्लोज दिए हुए हैं, तो कैश फ्लोज किस तरह आते हैं? कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज, ऐसा ही है। जो नॉन कैश एक्सपेंस होता है वो माइनस नहीं होता कैश फ्लोज में से, और प्रॉफिट में तो सारे ही एक्सपेंस माइनस होते हैं, चाहे वो कैश हो चाहे वो नॉन कैश हो। तो बेटा कैश फ्लोज किस तरह कैलकुलेट, कैश फ्लोज अगर दिए हों और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रॉफिट्स, तो वो किस तरह आएंगे बेटा? प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करते हैं? कैश फ्लोज माइनस नॉन कैश एक्सपेंस, वो क्या होते हैं? डेप्रिसिएशन। तो कैश फ्लोज में से डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे बच्चों, डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। आपने ये फॉर्मूला लिखा भी होगा नीचे, प्रॉफिट्स का फॉर्मूला लिखा भी होगा नीचे, कैश फ्लोज माइनस डेप्रिसिएशन। अब कैश फ्लोज में से डेप्रिसिएशन आपने माइनस करनी है, तो फिर आपके पास प्रॉफिट्स आएंगे, ऐसा ही है। अब आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। अगर डेप्रिसिएशन नहीं दी तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला वही होता है बच्चों, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने पढ़ा हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू, माइनस करना है। वो एवरेज इन्वेस्टमेंट में प्लस था, स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे माइनस है। अच्छा बच्चों, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू करोगे ना, तो ये आ जाएगी इंटायर लाइफ की डेप्रिसिएशन, इंटायर लाइफ की। अगर आपको पर ये चाहिए तो डिवाइड बाय क्या कर देना, प्रोजेक्ट लाइफ, डिवाइड बाय प्रोजेक्ट लाइफ कर देना, तो पर ईयर आ जाएगी डेप्रिसिएशन। सही है बच्चों, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब कैश फ्लोज दिए हुए हैं, तो इसमें से माइनस क्या करनी है हमने, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो प्रॉफिट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो पहले फिर प्रॉफिट्स आपने कैलकुलेट करने हैं, तो यही ट्रिक कर सकता है वो एआरआर के क्वेश्चन में, कि प्रॉफिट सही होते हैं वो आपको कैश फ्लोज दे दे, तो कैश फ्लोज में से डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। अब कैश फ्लोज पर ईयर है तो डेप्रिसिएशन भी पर ईयर ले ले, तो डेप्रिसिएशन पर ईयर कैलकुलेट कर लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 40,000, ये वाली 40,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 10,000, डिवाइड बाय प्रोजेक्ट लाइफ कितनी है, 3 इयर्स, तो 30,000 माइनस डिवाइड बाय 3, 10,000 पर ईयर आ गई डेप्रिसिएशन। बेटा 10,000 माइनस करते जाओ, माइनस 10,000, माइनस 10,000, माइनस 10,000, तो ये आ जाएंगे प्रॉफिट्स, ये आ जाएंगे 10,000, ये आ जाएंगे 15,000, और ये आ जाएंगे 30,000। ऐसे ही आ गए। अब प्रॉफिट्स आ गए। अब बाकी क्वेश्चन वैसे ही है जैसे पहले किया था, ठीक है। अब प्रॉफिट्स आ गए, तो ये तीनों प्रॉफिट्स को क्या कर लें, ऐड कर लें, तो इंटायर लाइफ के प्रॉफिट्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कितने प्रॉफिट्स हैं, 10,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000, यही है। तो ये आ जाएंगे 55,000 इंटायर लाइफ के। डिवाइड बाय प्रोजेक्ट लाइफ कितनी है, 3 इयर्स, तो डिवाइड बाय 3 कर दो इसको, तो पर ये प्रॉफिट आ जाएंगे 18,333.33, 18,333.33 आ गए। डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना आती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 प्लस स्क्रैप वैल्यू, माइनस नहीं करना, डेप्रिसिएशन में माइनस है, एवरेज इन्वेस्टमेंट में प्लस है, डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 25,000। 25,000 इंटू 100 कर लें, तो ये आ जाएगा, डिवाइड बाय 25,000 करें, तो ये आ गया 73.3%। ये आ रहा, समझ गए बात? तो बच्चों इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या कर सकता है वो, कि आपको कैश फ्लोज दे दे, आपको कैश फ्लोज दे दे। तो जब आपको कैश फ्लोज दे देगा तो आपने फिर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं। तो ये ट्रिक है, ये क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है, ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आपने पहले डेप्रिसिएशन माइनस करनी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो हमने किया ना थोड़ा सा लेंथी हो गया है, इसके दो तरीके हैं करने के। एक तरीका तो ये है जो मैंने बताया कि हर साल के कैश फ्लोज में से हर साल की डेप्रिसिएशन माइनस किया आपने। एक तरीका और भी है बच्चों, वो भी सीख लें, वो करना आप लोगों ने। वो क्या करना है वो बताता हूँ। ये देखो प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कैश फ्लोज माइनस डेप्रिसिएशन। तो एक किया, हर साल के कैश फ्लोज में से हर साल की डेप्रिसिएशन माइनस करें। दूसरा तरीका क्या है कि आप प्रॉफिट्स कैलकुलेट करें। क्या करें, कैश फ्लोज माइनस डेप्रिसिएशन। अब कैश फ्लोज भी इंटायर लाइफ के ले लें, डेप्रिसिएशन भी इंटायर लाइफ के ले लें, कैश फ्लोज ही ऐड कर लें तीनों सालों के, तो ये कितने आ गए, 85,000 तीनों सालों के टोटल। टोटल कैश फ्लोज आ गए इंटायर लाइफ के, और इसमें से इंटायर लाइफ की डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। अब इंटायर लाइफ की डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड बाय लाइफ करोगे ना तो पर ईयर आ जाएगी, वैसे टोटल आ जाएगी। तो वैसे कितनी आ रही है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 40, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 10,000, टोटल कितना आ गया 30,000। ओ सॉरी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, सॉरी 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 सॉरी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है बच्चों, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, आ, हाँ सॉरी, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 40,000, माइनस डेप्रिसिएशन कितनी है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 10,000, तो कितनी आ गई इंटायर लाइफ की डेप्रिसिएशन 30,000।
तो बेटा कैश लोन्स में से इंटायर लाइफ की डेप्रिसिएशन माइनस करने तो प्रॉफिट्स कितने आ गए 55,000। तो देखो ये भी प्रॉफिट 55,000 नहीं आ रहे थे, सेम है ना। तो टोटल भी आ सकते हैं, टोटल कैश फ्लोज ले लें, टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, एक ही बात है, डिवाइड बाय 3 करें, आगे स्टेप वही है, तो वही आ जाएगा 18,333.3। डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट वही 25,000 इंटू 100 करेंगे तो आंसर सेम। समझ गए। तो दोनों तरीकों में से जिससे मर्जी कर लें, हर साल की कैश फ्लोज में से हर साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर लें, या टोटल कैश फ्लोज में से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर लें, आंसर विल बी द सेम। समझ आ गई बात बच्चों। तो ये मैंने कराया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो 4 है वो आप करेंगे। अब उसमें भी क्या है, लाइफ है 5 साल, इन्वेस्टमेंट दी हुई है 20 साल, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो स्क्रैप वैल्यू ना हो दी हो तो फिर अज्यूम क्या करते हैं, स्क्रैप वैल्यू जीरो, स्क्रैप वैल्यू जीरो लेंगे फिर, ठीक है। अब यहां पे भी क्या दिए हुए हैं, कैश फ्लोज, तो हमें तो क्या चाहिए, प्रॉफिट्स। तो फिर बेटा जरा करें, 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से करें इसको, शाबाश। 2 मिनट आपने अपने पास कर लेनी है, ये वीडियो पॉज कर लेना 2 मिनट, क्योंकि मेरी तो चलती रहेगी ना वीडियो। जी बच्चों, होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। अब देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में दिए क्या होते, कैश फ्लोज। अब मैं दूसरे वाले मेथड से कराऊंगा टोटल से, तो हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं। अब प्रॉफिट किस तरह आएंगे, कैश फ्लोज माइनस डेप्रिसिएशन। तो मैं हर साल का अलग अलग नहीं करूंगा, मैं इंटायर लाइफ से करूंगा। इंटायर लाइफ के प्रॉफिट्स को ऐड कर लें, 10, 11, 12, 13, 14 सब ऐड कर लें बच्चों। तो ऐड करके देखें कितना आया, 10 + 11 + 12 + 13 + 14, तो टोटल आया जी 60,000। यही हो गया कैश फ्लोज। अब माइनस क्या करनी है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन किस तरह आती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू है नहीं तो जीरो, तो डेप्रिसिएशन 20 ही आ गई। तो बेटा प्रॉफिट कितने आ गए, 40,000 इंटायर लाइफ के, ऐसा ही है। और अगर आप पर ईयर करके भी करोगे तो यही 40,000 ही प्रॉफिट आने थे। डिवाइड बाय प्रोजेक्ट लाइफ 5 साल, तो प्रॉफिट कितने आ गए बच्चों, 8,000। डिवाइड बाय, हाँ जी, एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट किस तरह आती है बच्चों, हाँ जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 प्लस स्क्रैप वैल्यू जीरो, डिवाइड बाय 2, तो ये कितनी आ गई, 10,000। यही आ गई इंटू 100, ये कितना आ गया, 80%। ये बच्चों आ गया था आप लोगों का, क्लियर है बात, समझ आ रही है। यहाँ पे कोई इश्यू है तो पूछ लीजिएगा, क्लियर होगी। तो बच्चों यही कर सकता है इसमें, और कोई साइंस नहीं है। मतलब प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट्स दिए होंगे तो उसी को यूज करके ARR कैलकुलेट कर देना है। और ट्रिक क्या कर सकता है, कैश फ्लोज दिए होंगे तो कैश फ्लोज दिए हुए हैं तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर दें और फिर हो जाएगा। सही है जी बच्चों। अच्छा, अब बच्चों एक एग्जाम्पल और, ये भी कैलकुलेट कर लें आप। और जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ 2 मिनट पॉज कीजिएगा, 2 मिनट में करके फिर ऑब्वियसली मेरी रिकॉर्डिंग चलती रहेगी तो फिर सुन लीजिएगा आगे आंसर। अब अगेन एक और एग्जांपल है, उसमें भी क्या दिए हमें, कैश फ्लोज दिए हुए, तो हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट्स। क्या करेंगे, कैश फ्लोज माइनस डेप्रिसिएशन। तो इंटायर लाइफ के ऐड कर लें जी, ये लें, इंटायर लाइफ के कैश फ्लोज ऐड कर लें, 20 है, 19 है, 18 है, 17 है, ऐसा ही है। तो 20, 20 + 19 + 18 + 17, टोटल हो गया बच्चों 74,000 कैश फ्लोज। माइनस कर दी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना आएगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 50,000 है बच्चों, ये 50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है बच्चों, 20,000, तो कितना आ गया, 30,000। तो 74,000 माइनस 30,000 कर लें, तो 74 - 30 करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 44,000। अब ये इंटायर लाइफ के डिवाइड बाय 4 करें तो प्रॉफिट कितना आ गया, 11,000, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी बच्चों, हाँ जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 प्लस स्क्रैप वैल्यू 20,000 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया जी 35,000। तो अब 11 डिवाइड बाय 35 कर लें बच्चों, क्या आ गया बच्चों, 31.4%। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी, होपफुली काफी एग्जांपल्स हो गई हैं, क्लियर हो गया होगा, आगे चले। लो जो बच्चों एक और एग्जांपल है, ये भी ARR की है, लेकिन दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2 है। ठीक है, दो हैं, प्रोजेक्ट A और प्रोजेक्ट B। ठीक हो गया, प्रोजेक्ट A की लाइफ 5 इयर्स है और प्रोजेक्ट बी की लाइफ 3 इयर्स है। अब दोनों का कैलकुलेट करना हमने ARR, तो क्या दिए हुए हैं, प्रॉफिट ही दिए हुए हैं बच्चों। ये प्रॉफिट एक्स का है, प्रॉफिट वाई का, अच्छा प्रोजेक्ट एक्स है और प्रोजेक्ट वाई है, लिखा हुआ है नीचे, प्रोजेक्ट एक्स प्रोजेक्ट वाई।
तो एक्स का पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ जी, प्रॉफिट से दिए हुए हैं तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना आएगी। हाँ जी, 5 साल के प्रॉफिट्स को ऐड करके कितना हो गया, 5 लाख डिवाइड बाय 5, तो 1 लाख ही आ गया। डिवाइड बाय, हाँ जी, एवरेज इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, 2.5 लाख आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट स्क्रैप वैल्यू दी नहीं हुई, डिवाइड बाय 2, तो 2.5 लाख आ जाएगा ना। इन 2.5 लाख आ गया। नहीं, ये तो सिंपल सिंपल सॉल्व हो जाएगा। तो 1 लाख डिवाइड बाय 2.5 लाख करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 100,000 डिवाइडेड बाय 250,000, तो बेटा 40% आ गया। तो ARR आ गया 40%। अब ये एग्जाम्पल आप कहेंगे ये तो बहुत ईजी है, ये क्यों करवा रहे हैं, तो इसका एक ऑब्जेक्टिव है, बताता हूँ 2 प्रोजेक्ट्स के लिए। तो बेटा प्रोजेक्ट एक्स की आ गई 40%, वाई पे आ जाए। हाँ जी, प्रॉफिट दिए हुए हैं। हाँ जी, 10 + 10 + 10 30, 30 डिवाइड बाय 3, तो 10 ही आ गया। डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, 50 + 0 डिवाइड बाय 2, 25,000 इंटू 100, तो बेटा ये भी 40% आ गया। अब दो प्रोजेक्ट्स हैं एक्स एंड वाई, और दोनों का ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 40% है। इसका भी 40 है, इसका भी 40 है। अब बच्चों मुझे अगर ये बताओ, अगर टारगेटेड ARR था 30%, टारगेट था 30%, तो हमें कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए, एक्स करना चाहिए वाई, तो दोनों करने चाहिए क्योंकि दोनों का रिटर्न टारगेट से ज्यादा है, सही है। तो एक्स भी कर लेंगे, वाई भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर वो लिख दे कि प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। अब अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं तो इसका मतलब क्या बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि एक्स और वाई दोनों में से कोई एक ही कर सकते हैं। अगर एक्स और वाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, तो उसका मतलब एक्स और वाई दोनों में से कोई एक प्रोजेक्ट ही हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। वजह क्या हो सकती है, लिमिटिंग फैक्टर पढ़ा हो आपने। लिमिटिंग फैक्टर है मटेरियल इतना कि एक्स और वाई में से कोई एक कर सकते हैं, लेबर इतनी है कोई एक्स वाई में से एक हो सकता है, मशीन आवर्स इतने एक्स वाई में से एक हो सकता है, पैसे फंड्स इतने हैं कि एक्स और वाई में से कोई एक हो सकता है। तो अब एक करना है, तो अब एक कौन सा करें, एक्स करें जिसमें इन्वेस्टमेंट 5 लाख है और प्रॉफिट 1 लाख आ रहा है, रिटर्न 40% ही है, या वाई करें जिसमें 50,000 इन्वेस्टमेंट है, 10,000 आ रहा है और रिटर्न 40% ही है। तो बेटा अब अगर आप देखें, बाकी फैक्टर्स देखें, तो किसी को लग रहा होगा एक्स करें, किसी को लग रहा होगा वाई करें। तो बेटा अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ARR के अकॉर्डिंगली कोई फर्क नहीं है। ARR कहता है जी एक्स का भी 40 है, वाई का भी 40 है, ARR कहता है एक्स करो वाई करो, ARR के अकॉर्डिंगली दोनों सेम है, लेकिन एक्चुअल में सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, इसमें 50,000 है, तो ये तो इन्वेस्टमेंट को काउंट फॉर नहीं कर रहा। और दूसरा यहाँ पे रिटर्न 5 साल के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर रिटर्न 3 साल के लिए आ रहे हैं, तो रिटर्न्स को भी काउंट फॉर नहीं कर रहा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। ऑब्वियसली जब हम ये पढ़ लेंगे ना, तो इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे हम बाद में ना, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको जब पढ़ा होगा तो जब मैं चीजें बताऊंगा तो रिलेट भी हो रहा होगा। तो बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स के बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें फायदे नुकसान ऐसे हैं, जब मैं बताऊंगा ना तो ये फिर समझ नहीं आएगा, तो साथ साथ कुछ समझाने भी हैं आपको चीजें। तो बेटा देखो इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉब्लम ये है, इसका प्रॉब्लम ये है ARR का। देखो ARR तो दोनों का सेम है 40, वो कहता है एक्स करो वाई करो, एक बराबर है, लेकिन एक बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों की इन्वेस्टमेंट भी फर्क है और लाइफ भी फर्क है, सही है। तो बेटा ARR का ड्रॉबैक है, ARR डज नॉट कंसिडर, डज नॉट कंसिडर द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट as well as द लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बेटा क्या हो रहा है कि ARR ना तो कंसिडर करता है इन्वेस्टमेंट के साइज को और ना ही उसकी लाइफ को कर रहा है, सही है। अब देखो बेटा, अब करना क्या चाहिए, अदर फैक्टर्स देखें ना, तो प्रोजेक्ट एक्स करना चाहिए, क्योंकि ठीक है उसमें 5 लाख लग रहे हैं, लेकिन 1-1 लाख आ रहा है, 40% रिटर्न आ रहा है, उसमें 50,000 लग रहे हैं। तो बेटा देखो एक्स क्यों बेहतर है। देखो अगर आप एक्स और वाई दोनों में से एक कर सकते हो, तो इसका मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट 5 लाख तो होगी, फिर ही एक्स हो सकता है ना। अब अगर 5 लाख इन्वेस्टमेंट है तो 5 लाख लगा के 1 लाख रुपया सालाना कमाना चाहिए, या 5 लाख इन्वेस्टमेंट है तो उसमें से 50,000 लगा के 10,000 रुपये सालाना कमाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली पैसे हैं सारे लगा दो, 1 लाख आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ठीक है, दोनों का रिटर्न 40 है, लेकिन पूरा फिर 5 लाख लगा दो, पूरे 5 लाख पर 40% आएगा, उसमें 5 लाख पर 50,000 पर 40% आना है, सही है। तो
समझ आ रही है? और दूसरा, फिर प्रोजेक्ट एक्स में 5 साल तक रिटर्न आना है, 40-40% हर साल, और दूसरे में सिर्फ 3 साल आना है। तो बेटा एक्स करना चाहिए, लेकिन ARR कहता है कोई फर्क नहीं है, एक एक्स करो वाई करो, दोनों का रिटर्न 40 है, लेकिन एक्चुअल में फर्क है, साइज का भी फर्क है इन्वेस्टमेंट के, और लाइफ का भी फर्क है। समझ आ गई बात? तो बच्चों ये हो गया हमारा क्या, यहां तक ARR। टेक्निकल चीज क्या है इसमें, कि बेटा ARR में प्रॉफिट्स यूज होते हैं, प्रॉफिट्स दिए हुए तो उसी तरह सॉल्व कर देंगे, और अगर कैश फ्लोज दिए हुए तो उससे पहले प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक हो गया? ये होगी पहली टेक्निक हमारी खत्म। सेकंड टेक्निक कौन सी थी बच्चों? इनिशियल स्क्रीनिंग टूल में पे बैक। तो पे बैक देख लेते हैं। पे बैक इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। पे बैक पीरियड क्या होता है बेटा? इन हाउ मच टाइम द इन्वेस्टमेंट विल बी रिकवर्ड। पे बैक पीरियड में हमने ये देखना होता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितने टाइम में रिकवर हो जाएगी। ठीक है, ये देखना होता है हम लोगों ने। ठीक है, सिंपल पे बैक में। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं यहाँ पर, इस किसी भी एग्जांपल में उसने इन्वेस्टमेंट नहीं डाली, इन्वेस्टमेंट मैं डालूंगा, इन्वेस्टमेंट मैंने क्योंकि चेंज करनी है। ठीक है, अब वो ये क्वेश्चन है जी, ईयर 1 है, 2 है, 3 है, ये कैश इनफ्लोज हैं। ठीक है, अच्छा कैश आउटफ्लोज होते हैं तो ब्रैकेट लगी होती है साथ। ठीक है, कैश आउटफ्लोज। अब बच्चों लेट से इसकी इन्वेस्टमेंट है, इसमें खुद इन्वेस्टमेंट लिखी, इन्वेस्टमेंट ना मैंने चेंज करनी होती है। इन्वेस्टमेंट है 21,000, 21,000 आपने इन्वेस्ट किया। अब पे बैक पीरियड क्या बताता है कि जो आपने इन्वेस्ट किया वो कितने पीरियड में रिकवर होगा। और याद रखिएगा पे पीरियड पीरियड में ना, ये जो 5 टेक्निक्स है ना, पांचों की पांचों टेक्निक्स में से 4 टेक्निक्स में कैश फ्लोज ही यूज होते हैं। ठीक है, एक टेक्निक ऐसी है, 5 टेक्निक्स जो हमने पढ़नी है, इनिशियल स्क्रीनिंग टूल्स वाली, ARR पे बैक, और डिटेल्ड एवेल्युएशन वाली NPV, IRR और डिस्काउंटेड पे बैक। चार में कैश फ्लोज ही यूज होते हैं, सिर्फ एक टेक्निक है जिसमें प्रॉफिट्स यूज होते हैं, वो ARR है। ठीक है, और ज्यादा बेहतर क्या होते हैं, प्रॉफिट ज्यादा बेहतर होते हैं, कैश फ्लोज, कैश फ्लोज ज्यादा बेहतर होते हैं, कि उसको उसको मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है, प्रॉफिट्स मैनिपुलेट करना इजी होते हैं। अब 21,000 इन्वेस्ट किए, तो अब आपने ये देखना है कि 21,000 कितने पीरियड में रिकवर होगा। तो बेटा पहले साल कितने आ रहे हैं, 10, दूसरे साल कितने आ रहे हैं, 11, 10 और 11 कितने हो गए, 21। तो पे बैक पीरियड कितना बना, एग्जैक्ट 2 ईयर्स। ऐसा ही है, कोई मसला यहां पर, एग्जैक्ट 2 ईयर्स बन गया। ठीक है, अच्छा, और अगर इन्वेस्टमेंट हम 21,000 नहीं करते, इन्वेस्टमेंट कर देते हम 18,000, 18,000, तो अब पे बैक कितना बच्चों? इसी क्वेश्चन में तो पहले साल कितने आए, 10,000, तो 18 में से 10 रिकवर हो गए, 18 में से 10 तो पहले साल रिकवर हो गए, तो बाकी कितने बचे रिकवर करने के लिए, 8,000। अब अगले साल आ रहे हैं 11,000, तो बेटा 8,000 और रिकवर करने हैं दूसरे साल में। रिकवर कितने हो रहे हैं, 11,000, तो इसका मतलब पे बैक पूरे 2 साल नहीं है, 2 साल से कम है। ऐसा ही है? तो अब बच्चों एक साल तो हो गया, अब दूसरे में से एग्जैक्ट कितने साल लेने हैं आपने, कितने मंथ्स आएंगे वो कैलकुलेट करने हैं हमने। तो बच्चों 18,000 हमने इन्वेस्ट किया, 10,000 पहले साल में रिकवर हो गए, वो माइनस कर दिए, अब रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट जो रिकवर करनी है वो 8,000 है। और दूसरे साल में मिल कितने रहे हैं, 11,000, तो 8,000 रिकवर करने हैं आउट ऑफ दूसरे साल में, आउट ऑफ 11,000। तो बेटा 8,000 डिवाइड बाय 11,000 कर दो, तो ये सेकंड ईयर में जो ईयर्स बनते हैं वो आ जाएंगे, 8,000 डिवाइड बाय 11,000। तो बेटा कितना आ रहा है, 0.73, 0.73। तो पहला साल पूरा हो चुका था, और सेकंड में से कितने आ रहे हैं, 0.73, तो पे बैक पीरियड क्या बनेगा, 1.73 ईयर्स। अब कई लोगों ने इस तरह नहीं पढ़ा हुआ, कई लोग मंथ्स कैलकुलेट करते थे F2 में, जिन्होंने पढ़ा हुआ, तो मंथ्स भी आ सकते हैं, दो तरह आंसर लिख सकते हैं, एक तो इस तरह लिख सकते हैं आप 1.73 मंथ्स ईयर्स, और दोनों तरह आना चाहिए, क्योंकि MCQ अगर आ जाए तो दोनों तरह से हो सकता है, एम अवेलेबल हो, कभी ईयर्स में हो ऑप्शन गिवन हो, और कभी ऑप्शन मंथ्स में गिवन हो। तो मंथ्स कैलकुलेट करने हैं तो क्या करना है, वही तरीका है। देखो 18,000 रिकवर करने थे, पहले साल कितने रिकवर हुए, 10, 10 रिकवर हो गए, 8 रह गए। अच्छा, अब 8 रिकवर करने हैं दूसरे साल, लेकिन रिकवर कितने हो रहे हैं, 11, ज्यादा रिकवर हो रहे हैं, तो 8 रिकवर करने हैं आउट ऑफ 11, 8/11 ही करना है। बस इसको क्या करना है, मंथ्स में चाहिए, तो साल में कितने, ये साल में आया था आंसर 0.73, मंथ्स में चाहिए तो साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो इसी को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी को 12 से मल्टीप्लाई करना, वही है, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो मंथ्स में आ जाएगा, 8,000 डिवाइड बाय 11,000। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ गया 8.72 मंथ्स। तो बेटा 8.72 मंथ्स आ गए। तो अब इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, हाँ जी, ये आगे
इसका होगा 1 ईयर एंड 8.72 मंथ्स। एक साल पूरा और दूसरे साल में से 8.72 मंथ्स आ गए। डेज में चाहिए तो 65 से 12 से मल्टीप्लाई ना कीजिएगा, 365 से कर दीजिएगा, डेज आ जाएंगे। वीक्स चाहिए तो साल में कितने वीक्स होते हैं 52, तो 12 से मल्टीप्लाई ना कीजिएगा महीनों में लेने के लिए। तो हफ्तों में चाहिए तो 52 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हफ्ते भी आ जाएंगे। समझ के बात, इतना ही आसान है। अब ये एग्जांपल आपने करनी है। इसमें एक इन्वेस्टमेंट है, मैं दो दो बना रहा हूँ ना सबके। एक इन्वेस्टमेंट है 41,000 और एक इन्वेस्टमेंट है आपकी 50,000। ये दो कैलकुलेट करने हैं आपने, दो। क्वेश्चन नंबर 8 में दो आपने पे बैक कैलकुलेट करने हैं। 2 मिनट है, कीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा और 2 मिनट में कर लीजिएगा दोनों। जी बच्चों, अब पहले वाला करते हैं। 41,000 है, तो बेटा पहले साल कितने कवर हुए? जी पहले साल कितने कवर हुए? 20। तो 41 में से 20 रिकवर हो गए, 20 और फिर 21, कितने बन गए? ये टोटल 41 ही बन गए। और इन्वेस्टमेंट भी कितनी थी? 41। 2 साल में आप भी कितने गए? 41। तो इसका पे बैक होगा एग्जैक्ट 2 ईयर्स। ये बात समझ आ जाती है? चलो, अब सेकंड वाले में 50,000 है, तो बेटा पहले 2 साल में कितने हुए? 41,000। कितने रिकवर करने हैं? 50। तो 50 में से 2 साल में कितने कवर हुए? 41। तो कितने बचे रिकवर करने वाले तीसरे साल में? 9,000। अब 9,000 बच गए हैं और तीसरे साल में कितने आ रहे हैं? 22। तो इसका मतलब 3 साल पूरा तो नहीं है पे बैक, 3 साल से कम ही है। अब 9,000 आ रहे हैं तो तीसरे साल में कितने होने हैं? 22। तो 9 डिवाइड बाय 22 कर दो, ये साल साल में आ जाएगा। तीसरे में से थर्ड ईयर में से एग्जैक्ट कितने ईयर्स बनते हैं? तो 9,000 डिवाइड बाय 22,000 कितना आया बेटा? 0.4। तो ये आ गया, 2 साल पहले पूरे थे और तीसरे में से आ गया 0.41। तो 2.41 ईयर्स आ गए। और अगर आपने मंथ्स में करना है तो इसी को मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, तो मंथ्स में आ जाएगा। तो फिर आंसर 2 ईयर्स एंड मंथ्स आ जाएगा, तो वो कर दो। कितने मंथ्स बनते हैं? मल्टीप्लाई बाय 12, जी ऑलमोस्ट 5 मंथ्स। ठीक है, 4.9 मंथ्स, 5 मंथ्स करनी। समझ आ गई बात? अच्छा बच्चों, अब पे बैक कैलकुलेट करते हुए क्या चाहिए? कैश फ्लो चाहिए। तो इसमें ट्रिक क्या कर सकता है? एआरआर का उल्टा। एआरआर में प्रॉफिट चाहिए होते थे, तो ट्रिक क्या कर सकता था? कैश फ्लोज दे देता था, तो प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने पड़ सकते थे। यहां पर कैश फ्लोज चाहिए तो हो सकता है क्या दे दे? प्रॉफिट दे दे, तो कैश फ्लोज पे आएंगे। अभी आते हैं, एक एग्जांपल और इसकी कर लेते हैं बच्चों। एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसकी। ये वाली एग्जांपल है। ये दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2 है। और इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट मैं लिख देता हूं इसमें खुद से आपको। इन्वेस्टमेंट मैं लिख देता हूं, 1 मिलियन 1 मिलियन आ रहा है, तो इसमें मैं कर देता हूं इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन है। ठीक है, और इसमें इन्वेस्टमेंट है 2 लाख। 2 लाख पे बैक कैलकुलेट करना है बच्चों। कैश फ्लोज ही दिए हुए हैं, कैश फ्लोज ही दिए हुए हैं। कैश फ्लोज ही यूज करने का। 2 मिलियन है, पहले साल मिलियन आ गया, दूसरे साल मिलियन आ गया, तो पे बैक कितना बन गया? 2 ईयर्स। अच्छा, यहां पर 2 लाख इन्वेस्टमेंट है। 2 लाख इन्वेस्टमेंट है, पहले साल 1 लाख, दूसरे साल 1 लाख, इसका भी पे बैक कितना है? 2 ईयर्स। दोनों का 2 ईयर्स आ गया। अब इसका डिसीजन क्राइटेरिया क्या है? डिसाइड कैसे करना है? ये लिखा हुआ है कि एक्चुअल को टारगेट के साथ कंपेयर करें, ज्यादा है तो एक्सेप्ट करना है, कम है रिजेक्ट करना है। छोड़ें, सिंपल बात करते हैं। अब हमारा पे बैक है टारगेटेड पे बैक, इसका भी डिसीजन क्राइटेरिया वही है, टारगेटेड पे बैक के साथ कंपेयर करना है। उसको टारगेटेड एआर के साथ किया था, इसको पे बैक है। टारगेटेड पे बैक है हमारा 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर्स यानी कि हमने टारगेट सेट किया हुआ है कि जो इन्वेस्ट करेंगे 2.5 साल में पैसा रिकवर होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट ए में कितने साल में हो रहा है? 2 साल में। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, जल्दी रिकवर हो रहे हैं पैसे, जितनी जल्दी रिकवर होंगे अच्छी बात है। और प्रोजेक्ट वाई में भी 2 साल में। तो बेटा कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए? दोनों कर लेने चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट था 2.5 साल में पैसे रिकवर करने का। हो किस में रहे हैं? 2 साल में, तो दोनों रिकवर कर लेने चाहिए, मतलब दोनों सेट कर लेने चाहिए। लेकिन वही पिछले वाली बात, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों में से कोई एक करना है, तो फिर क्या करें आप? कौन सा करें? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो बेटा पे बैक के अकॉर्डिंगली तो कोई फर्क नहीं है। पे बैक तो एक्स का भी दो 2 साल है, वाई का भी 2 साल है, उसके अकॉर्डिंगली कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक्चुअल में फर्क है क्या? इन्वेस्टमेंट का, एक में 20 लाख है, एक में 2 लाख है। और फिर इसका पे बैक 2 साल है। पे बैक के बाद कितने साल तक प्रॉफिट्स आएंगे? मजीद 3 साल तक कैश फ्लोज आएंगे। और इसमें
हाँ जी, पे बैक के बाद कितने साल आने हैं? 1 साल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझा देते हैं आपको। इसका मतलब ये है कि पे बैक का क्या मसला है। पे बैक डज नॉट कंसिडर, द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं कर रहा, एज वेल एज द कैश फ्लोज, आफ्टर पे बैक पीरियड। और पे बैक पीरियड के बाद वाले कैश फ्लोज को भी कंसिडर नहीं कर रहा। मतलब पे बैक 2 साल है तो उसके बाद 3 साल और आने हैं कैश फ्लोज, और यहां पर पे बैक 2 साल है, इसमें 1 साल और आना है। तो उसके बाद कितने साल आने हैं उसको कंसिडर, ये भी इसका ड्रॉबैक है। सारे ड्रॉबैक्स इवेंचुअली जाके फाइनल में पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, जब ये टॉपिक्स पढ़ लेंगे उसके बाद फायदे नुकसान पढ़ेंगे, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स देखेंगे। लेकिन अभी ये 7 ही मैंने बता दिया एग्जाम्पल में, ठीक है बच्चों। लेकिन इसमें भी ट्रिक कर सकता है। वो क्या ट्रिक कर सकता है? वो ट्रिक ये कर सकता है कि भाई पे बैक में क्या चाहिए, कैश फ्लोज, और हो सकता है क्वेश्चन में क्या दे दे आपको, प्रॉफिट्स। तो फिर प्रॉफिट से पहले कैश फ्लोज हमें बनाने पड़ेंगे। कैसे? उसकी एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर एक लिख देता हूं अपने पास से, ठीक है। एग्जाम्पल एक मैं लिख देता हूं आपको अपने पास से, और वो फिर देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। ले लीजिए एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं आप लोगों को। एक ईयर्स है और प्रॉफिट्स है। 1 2 3 प्रॉफिट्स हैं जी 50,000, 51,000, 52,000, ठीक है जी। और इन्वेस्टमेंट है 90,000। और स्क्रैप वैल्यू नहीं दी हुई, तो स्क्रैप वैल्यू ना दी हो तो क्या होती है, 0। 90,000 नहीं करते, इसको कर लेते हैं बच्चों। 90,000 नहीं करें, इसको कर लें। 90,000 नहीं करें, ज़्यादा हो जाएगा। इसको कर लेते हैं 60,000। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू नहीं दी हुई तो वो 0 होगी। अब कैलकुलेट क्या करना है, पे बैक। अब पे बैक कैलकुलेट करना है, पे बैक पीरियड। तो पे बैक कैलकुलेट करना है तो हमें देखना कितने साल में रिकवर होंगे। तो पे बैक के लिए तो क्या चाहिए, कैश फ्लोज। तो बेटा प्रॉफिट्स किस तरह कैलकुलेट करते थे, अभी हमने एआरआर में पढ़ा था, कैश फ्लोज माइनस डेप्रिसिएशन। अब कैश फ्लोज चाहिए तो डेप्रिसिएशन माइनस हो रही है तो जाके क्या हो जाएगी, प्लस। तो कैश फ्लोज किस तरह आएंगे, प्रॉफिट्स प्लस डेप्रिसिएशन, ऐसे ही आएगा। लेकिन यहां पर आपको ना टोटल नहीं करना, हर साल का अलग अलग करना है। तो प्रॉफिट्स में डेप्रिसिएशन क्या करनी है, हर साल की ऐड करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, कैश फ्लोस। तो डेप्रिसिएशन हर साल की लेनी पड़ेगी। किस तरह, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 60,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, हाँ जी 3 इयर्स। तो कितना आया बच्चों, 60 डिवाइड बाय 30 किया, 20,000 आ गई पर ईयर। तो पर ईयर ऐड कर लें बच्चों डेप्रिसिएशन, इसमें 20,000 ऐड कर लें, इसमें 20,000 ऐड कर लें, इसमें 20,000 ऐड कर लें, तो ये कैश फ्लोज आ जाएंगे हर साल के। हर साल के 70,000 आ गए, पहले साल के 71,000 आ गए, और 72,000 आ गए। आगे अब इन्वेस्टमेंट कितनी है, 60,000। पहले साल में कितना कवर हो रहा है, 70,000। तो इसका मतलब पे बैक 1 साल भी नहीं है, 1 साल से कम है। कितना है, 60,000 कवर करने हैं। और पहले साल में कितने आ रहे हैं बच्चों, 70,000। तो 60,000 डिवाइड बाय 70,000 कर लें तो पे बैक आ जाएगा। हाँ जी, 60,000 डिवाइड बाय 70,000, 70,000 कितना आया, 0.86। तो बेटा 0.86 ईयर्स आ गए। और अगर मंथ्स चाहिए तो इसी को मल्टीप्लाई बाय 12, वो समझ आ गई। वीक्स चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 52, डेज चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 365। बात समझ आ गई बच्चों। इसको कॉपी करने के बाद अब एक एग्जांपल और आप लोगों ने करनी है, वो मैं लिखता हूं यहाँ पर, वो आप कीजिएगा। उसके बाद ये भी खत्म, ठीक है। ईयर्स, प्रॉफिट्स, और ए आर आर पे बैक चाहिए। चाहिए क्या होते हैं, कैश फ्लो। ये 1 2 3 4, हाँ जी, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000। और इन्वेस्टमेंट है 60,000, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू कोई नहीं है, पे बैक कैलकुलेट करना। चलें सॉल्व करें, 2 मिनट है, और फिर रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अभी पॉज कर लीजिएगा, जब मैं क्वेश्चन देता हूँ पॉज किया करें, सॉल्व किया करें, और फिर देख लिया करें। जी अब क्या चाहिए हमें, कैश फ्लोज चाहिए। तो इसमें डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास कैश फ्लोज आएंगे। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी की पड़ेगी पर ईयर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 60,000, स्क्रैप वैल्यू 0, लाइफ कितनी है, 4 साल। तो 15,000 पर ईयर आ गई।
हर साल 15,000 ऐड कर लें इसमें, 15 15 15 15 ऐड कर लें। 15,000, 15,000, 15,000 और 15,000। जी 35,000। जी 36,000, 37,000 और 38,000, यही आ गए। लो जी बच्चों, इन्वेस्टमेंट कितनी है? 60,000। तो बेटा 65 और 35 और 36, ये तो हो जाएंगे 71,000, ज्यादा हो जाएंगे ना। तो 2 साल तो नहीं है, 2 साल से कम है। तो कितने कवर, इन्वेस्टमेंट कितनी है? 60,000। पहले साल कितने कवर हो गए? 35। एक साल में 35 रिकवर हो गए, तो बाकी कितने रह गए रिकवर करने वाले? 25,000। और अगले साल में कितने आ रहे हैं? 36। तो 25 डिवाइड बाय 36 कर लो, तो आंसर आ जाएगा 25,000 डिवाइडेड बाय 36,000। ये आ रहा है 0.69। तो बेटा एक साल पहले था और दूसरे में से 0.69, तो 1.69 ईयर्स हो गए। ये हो गया पे बैक। बात समझ आ गई बच्चों? तो बच्चों ARR में प्रॉफिट चाहिए, वहां पे ट्रिक क्या कर सकता है? कैश फ्लो दे दे। और पे बैक में कैश फ्लो चाहिए, तो वहां पे ट्रिक क्या हो सकता है? कि प्रॉफिट दे दे। तो कर लेंगे अब। तो बच्चों ये इनिशियल स्कैनिंग खत्म होगी हमारी। इनिशियल स्कैनिंग टूल्स दो थे, ARR और पे बैक, तो ये खत्म हो गए, ठीक है। अब हम जाएंगे किस पर? डिटेल्ड एवेल्यूशन टेक्निक्स पर। वो तीन थी, NPV, IRR और डिस्काउंटेड पे बैक। और मैंने आपको बताया था कि इनिशियल स्क्रीनिंग टूल्स और डिटेल्ड एवेल्यूशन टेक्निक में डिफरेंस किसका है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। अब ये जो ARR और पे बैक पढ़ा हमने, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं हुआ, लेकिन बाकी तीन टेक्निक्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर होना है। तो अब हम उन तीन डिटेल्ड एवेल्यूशन टेक्निक्स को पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, वो पढ़ते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग।